हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा के बारे में। देखिए, हम आपको यहाँ पर अम्ल और क्षार की कई सारी परिभाषाएं बताएंगे, बट आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पेपर में अम्ल और क्षार की परिभाषा आए, आपके नए सिलेबस के तहत आपको आर्हीनियस के अनुसार ही लिखना है, ठीक है ना। मॉडर्न थ्योरी जो है एसिड और बेस की, वो किसके अनुसार लिखना है? आर्हीनियस के अनुसार आपको अपने कॉपी पर लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपको यही करना है। हाँ, बाकी हम आपको इसके ब्रांस्टन लोहा लॉरी के अनुसार और एक आध और साइंटिस्ट है हमारे पास में, ठीक है ना, लुइस है, उनके अनुसार अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है ना। बट पेपर में हमको ये वाली करनी है, ठीक है। तो हम नॉलेज की बेस पर आपको सारी बताएंगे जो हमारे आगे काम देगी, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, आर्हीनियस ने क्या बोला था? कहा था कि अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देते हैं, ठीक है ना। अब H+ दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, धनायन दिया है, कह रहा इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं, वे सारे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। हमने एक कोई पदार्थ लिया, हमारे पास कोई मान लीजिए कि है कोई पदार्थ, एसिड है, HCl ही है हमारे पास में। अब इसको हम जल में डालें और जल में डालते ही ये क्या निकाल दे? H+ आयन, जो कि होता है HCl को आप जल में डालेंगे तो वो H+ और Cl- मुक्त करेगा, ठीक है ना। तो जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त कर देते हैं, इसके अलावा कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, ऐसे सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं अम्ल, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल ये HCl का है, पानी में डालते ही एक्वस सॉल्यूशन बना इसका। एक्वस में ये कैसा दिख रहा है? H+ Cl-। तो देखिए, H+ के अलावा इसने अन्य कोई धनायन नहीं दिया, मतलब यहाँ पर HCl क्या है? HCl हमारा जो है वो अम्ल है। H2SO4 को देखिए, इसने H+ दिया, SO4 2- दिया, H को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कराया हमने। तो देखिए, H+ के अलावा इसने कोई भी धनायन नहीं दिया है, अतः ये H2SO4 भी एक हमारा एसिड है। और HNO3 को इस तरह से ब्रेक किया तो H+ और NO3- आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? जलीय विलयन में उसने H+ दिया, अन्य कोई धनायन नहीं दिया, अतः ये भी क्या है? एसिड है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हमें एसिड का एसिडिक नेचर चेक करना है कि ये वास्तव में एसिडिक है, एसिड है कि नहीं है, तो आपको उसको पानी में कुदाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझिए, अम्ल अम्लीय क्यों होता है? वो H+ की वजह से ही अम्लीय होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक वो H+ को मुक्त नहीं करेगा अपने पदार्थ से, तब तक वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा किसी भी कीमत में, ठीक है ना। अम्ल जैसे मान लीजिए HCl है, अब आप उस HCl से कह रहे हैं बेटा तुम एसिड हो, हम जानते तुम एसिड हो, तुम्हारा नाम HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम है, और वो कहेगा हम भैया एसिड नहीं है। अब तुम क्या करोगे? वो सूखी अवस्था में है, तुम कहोगे बेटा हमारे पास लिटमस पेपर देख रहे हो नीला वाला, ये तुम इसको लाल कर दो तो छुआएंगे। अब तुम उसके साथ इतना छुआए रहो, अगर वो सूखा अवस्था में है, सूखे सूखे फॉर्म में है, उस पर जल नहीं है उसके पास में, उसमें जल के मॉलिक्यूल नहीं मिले हुए हैं, तो वो अपना H+ मुक्त ही नहीं करेगा, अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा ही नहीं। आप चाहे जितना भी उस सूखे वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितना भी उसमें आप जो आपका लिटमस पेपर उसको छुआते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला, नीला का नीला ही रहेगा। अब वो कहेगा कि हम तो कह रहे थे ना हम एसिड नहीं है, बट तुम क्या करोगे? तुम कहोगे हम बेटा जानते तुम्हारा एसिडिक नेचर कैसे बाहर आएगा। अब या तो उसके ऊपर पानी फेंक दो और फिर अपना लिटमस पेपर डुबो उसके में, ठीक है, या लिटमस पेपर पे ही पानी लगा के फिर उसके ऊपर मारो HCl के ऊपर। तो क्या होगा? जैसे ही उस पर पानी पड़ेगा, पानी पड़ते ही वो H+ मुक्त कर देगा, और H+ मुक्त करते ही उसका एसिडिक नेचर सामने आ जाएगा, वो तुरंत ही नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे कोई भी एसिड हो, एसिड अपना एसिडिक नेचर तभी दिखाएगा जब उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब तक वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा, उसमें कुछ मात्रा में पानी नहीं होगा, आपके पास में जो लिक्विड फॉर्म में एसिड आपको देखने को मिलता है कंटेनर में, मार्केट में जो मिलता है, उसमें भी जल के मॉलिक्यूल हैं। जब तक उसमें पानी नहीं होगा तब तक वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी, भविष्य में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, उसी प्रकार से भैया क्षारक क्या होता है? कह रहा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH-, कहीं कहीं पर हाइड्रोक्सिल आयन भी लिखा होता है, वो भी सही है। हाइड्रोक्सिल आयन हो या हाइड्रोक्साइड आयन हो, दोनों का मतलब OH- ही है, ठीक है ना। तो जो पदार्थ OH- दे देते हैं और इसके अलावा, देखिए माइनस है ना, तो इसके अलावा अन्य कोई ऋणायन ना दें, ऐसे सारे पदार्थ कहलाते हैं क्षारक।
क्या कहलाते हैं, क्षारक। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्षार क्या है, क्षारक क्या है, इसका कंफ्यूजन भी अभी इसी वीडियो में हम लोग दूर करेंगे आगे, ठीक है ना, लास्ट में। पहले हम लोग केवल बस परिभाषा को पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्षारक क्या होता है, जो पदार्थ जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस दे देते हैं, वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और इसका भी सेम प्रोसेस है, जब तक ये जल के संपर्क में नहीं आएगा, अपना OH माइनस रिलीज नहीं करेगा, तो जब तक ये OH माइनस रिलीज नहीं करेगा तब तक ये क्षारक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और एक बात और समझिए यहाँ पर, और ये हम तो ये जान गए कि भैया क्षारक क्या है, जब OH माइनस रिलीज का तब ये क्षारक है, ठीक है ना। तो इसका क्षारक गुण दिखाने के लिए, क्षार की नेचर प्रदर्शित करने के लिए इसको जल में कुदाना जरूरी है। अदरवाइज अगर भी ये भी सूखा सूखा हमारे पास में क्षार की गोलियां हमारे पास है, तो कितना भी उसमें लिटमस पेपर लगा लो, वो क्षारक रंग को नहीं बदलेगा आपके लिटमस पेपर को, जब तक वो OH माइनस रिलीज नहीं करेगा। वो OH माइनस रिलीज तभी करेगा जब उसको पानी में कुदाया जाएगा, ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। फिर अब ये आप आधुनिक परिभाषा समझ गए होंगे क्या लिखना है, ठीक है ना। क्या है, एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग जल्दी से, साथ में बोलिए कि अम्ल क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा अन्य कोई ध्यान नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे लिए HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक अम्ल CH3COOH है, H2S भी है, H2CO3 भी है, सारे एसिड ही है, भले वो दुर्बल हो लेकिन एसिड है, ठीक है ना। और फिर हमने पढ़ा क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस देते हैं, वो कहलाते हैं क्षारक, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य कोई ऋणायन नहीं देंगे हमारे पास में, ठीक है ना। यही हमारे होंगे क्षारक, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, ये सारे क्या है, क्षारक हैं। अब क्षारक और क्षार में क्या फर्क होता है, ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, क्लियर करवाएंगे। उसके पहले आपको जो हमने बताया था, इसी को आपको पेपर में शो करना है अपने, ठीक है ना। अब हम लोग ब्रांशन लॉरी के अनुसार समझ लेते हैं कि अम्ल या क्षार क्या होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो प्रोटॉन देंगे, जो प्रोटॉन देंगे वो अम्ल होंगे, और जो प्रोटॉन लेंगे वो क्षार होंगे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वही हमारे बेस हैं, और प्रोटॉन जो क्या है, डोनेटर हैं, जो डोनेट करते हैं, दान करते हैं, वो हमारे एसिड है। अब यहाँ प्रोटॉन को समझिए, प्रोटॉन का मतलब क्या होगा यहाँ पर देखिए। अगर आप बात करें हाइड्रोजन के परमाणु की, तो मान लीजिए ये नाभिक है और ये हाइड्रोजन परमाणु की एक कक्षा है। अब आप जानते हैं कि इसके नाभिक में क्या होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर मार रहा होता है, और इस पर प्रोटॉन भी कितना है, एक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको भी कह रहे हैं ये कौन है, हाइड्रोजन परमाणु है। बट जैसे ही अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब बताइए इस पर ये इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, केवल कौन बचा, एक प्रोटॉन बचा, इसलिए अब इस हाइड्रोजन का नाम क्या हो गया, H+ वाले का नाम हो गया है प्रोटॉन, ठीक है ना। तो H+ वाले हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, केवल और केवल प्रोटॉन शेष रह गया है, इसलिए इसका नाम हमने प्रोटॉन रख दिया, ठीक है। तो H+ को प्रोटॉन कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक HCl दिया है, एक H2O दिया है। अब HCl से हमने क्या निकाला, H+ यानी कि प्रोटॉन, H+ को बोला भी हमने क्या बोलेंगे, प्रोटॉन जाएंगे। तो H+ निकाला हमने, प्रोटॉन निकाला, और इस प्रोटॉन को निकाल के इसको दे दिया, जल को दे दिया। तो जल ने ये H2O जो था वो H+ लेके ही, बताइए H लेते ही H3O हो जाएगा, और इसका प्लस भी लेगा तो क्या बन जाएगा, H3O+, और Cl जो था वो माइनस में टूट जाएगा, तो H3O+ और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। अब यहाँ देखिए H+ किसने लिया, H2O ने, किसने लिया, H2O ने, और दिया किसने, HCl ने। तो अभी वही तो पढ़ा हमने कि जो प्रोटॉन देते हैं, देने वाला कौन है, HCl, वे अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर HCl अम्ल है, और पानी जो है, जल जो है वो क्षार की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2O अपना H+ निकाल के किसको दे रहा है, NH3 को। तो NH3 H+ लेते ही NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे एक H हटते ही इस पे केवल OH बचा, तो OH- निकल गया ना, बन गया ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए H+ दिया किसने, जल ने, लिया किसने, NH3 ने। तो जिसने देता है वो एसिड यानी कि अम्ल कहलाता है, और जो लेता है वो क्षार कहलाता है, इनके अनुसार। उम्मीद करेंगे ये ब्रांशन और लॉरी के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटॉन देंगे, जो H+ को देंगे वो अम्ल है, जो H+ को लेंगे वो क्षार है, और H+ को हम लोग यहाँ प्रोटॉन कहते हैं। आप इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे की एक और बची हुई लुईस के अनुसार वो समझते हैं, और फिर अम्ल क्या, क्षारक और क्षार में क्या फर्क होता है इसको भी जानते हैं, ठीक है ना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए लुईस के अनुसार देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो अगर हम लुईस के अनुसार देखें तो देखिए लुईस ने हमसे क्या बोला था, लुईस ने कहा था कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होंगे अम्ल कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे वो क्षार कहलाएंगे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर परिभाषा दी। अब इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी हमारे पास में परमाणु होता है, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें
ठीक है, या फिर हम क्लोरीन की बात करें तो इनके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उनको आप इनके चारों ओर दिखाइए बिंदु के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम मान लीजिए हम दिखा देते हैं। हम कह रहे हैं ऑक्सीजन के अंतिम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये होते ही हैं। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं। ठीक है, अब ये सब कहाँ से आया, कैसे बनता है, देखिए इस सब के बारे में बेसिक में हम आपको चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना, और बेसिक की वीडियो जब आएंगी तब हम नोटिफिकेशन उनकी या फिर इनका हम लिंक इन वीडियो पर डाल देंगे। ठीक है ना, अगर अभी बेसिक नहीं है तो जब बेसिक आए तब आप जाकर इनको देख लीजिएगा, वहां पर अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। केमिस्ट्री का बेसिक सबके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो हम जरूर सिखाएंगे। और अगर इस हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे चैप्टर में यहाँ पर आगे बढ़े, भविष्य में हमारे पास में टॉपिक कोई आता है तो वहां पर हम इसको सिखाएंगे भी कि किस तरह से ये होते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन पे 6, नाइट्रोजन 5, क्लोरीन पर 7 कैसे। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 को हम इस तरह से दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, नाइट्रोजन पे 5 है तो इस तरह से दिखाएंगे 1 2 3 4 5, और ऐसे क्लोरीन पर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इनकी संयोजकता हो जाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है अर्थात संयोजकता इसकी 2 है। नाइट्रोजन पे 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 3 है। क्लोरीन पर 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 1 है। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कह रहा है कि जो भी कोई ऐसा यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे दे किसी को, ठीक है ना, तो वो कहलाता है कौन, क्षार, और जो लेगा वो कहलाता है अम्ल। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पर ये बॉन्डिंग कैसे होती है। जो सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं जो संयोजकता है, इस बेस पर यहाँ पर सहसंयोजी बंध यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल बंध बनते हैं। ठीक है, ये वाले बॉन्ड बनते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक है ना, हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए बातें, बट कोई बात नहीं, जब बेसिक आप पढ़ेंगे सारी चीज सीख जाएंगे, या फिर फर्स्ट ईयर में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीजें। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास में क्या होते हैं, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉनों की मदद से इसने 3 हाइड्रोजनों को जोड़ लिया है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, इसके पास शेष है। ठीक है, हर परमाणु चाहता है अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना, 9th में आप पढ़ के आए होंगे। तो देखिए नाइट्रोजन ने अपने अंतिम कोश में 8 कर लिए। कैसे कर लिए, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हमने बॉन्डिंग करी हुई है, तो आप जानते हैं कि हर एक बॉन्ड में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, तभी तो बॉन्ड बना दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो देखिए 2 इस पे हैं, ऐसे 2 इस पे, 2 इस पे और 2 इसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 है ना। तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वहीं पर ये बोरान भी ये काम करना चाहता है, तो देखिए बोरान के अंतिम कोश में कितने होंगे, 2 2 4 2 6, 6 है केवल, अभी 2 इसमें कम है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की मांग किससे करता है, नाइट्रोजन से। बट नाइट्रोजन पूरी तरह से देगा नहीं उसको, अगर पूरी तरह से दे देगा तो नाइट्रोजन पे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन 2 इलेक्ट्रॉनों का दोनों के बीच में क्या होगा, साझा होगा। तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है जिससे जिसको दिए जाते हैं उसकी ओर हम लोग ये एरो वाला बॉन्ड बना देते हैं। इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH3 हमारा है तो ऐसे लिख दिया हमने NH3, और इसने क्या किया है, उपसहसंयोजी बंध बनाया किसके साथ में, BF3 के साथ में। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन युग्म दिया किसने, नाइट्रोजन ने, या अमोनिया ने। तो जिसने दिया वो कौन है, वो है क्षार, और लिया किसने, BF3 ने, तो ये क्या है, अम्ल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो क्षार कहलाता है, जो लेता है वो अम्ल कहलाता है। ये किसने बताया था, लुईस ने कहा था। ठीक है ना, लुईस के अनुसार भी हमने अम्ल और क्षार देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई क्षारक क्षार है कि नहीं है। देखिए हर एक पदार्थ जिनकी हमने इस तरह से परिभाषा पढ़ी तीनों के हिसाब से, ठीक है ना, वो क्षारक जरूर होंगे, सारे क्या होंगे, क्षारक जरूर होंगे, बट हर क्षारक को हम क्षार नहीं कह सकते। क्षार केवल वही क्षारक कहलाएंगे जिनके पास में OH- हो। ठीक है, जिनके पास OH- होगा वही क्षार कहलाएंगे, अदरवाइज वो क्षारक हैं केवल। जैसे यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी NH3 की, तो देखिए NH3 को हमने जाना क्या है, वो क्षार यहाँ लिख दिया था, क्षार नहीं है बट ये क्या है, क्षारक है। क्या है ये, क्षारक। ठीक है ना, तो NH3 क्षारक है। कैसे है, अभी हमने परिभाषा पढ़ा था। बट अगर हम कहें क्षार तो ये क्षार नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास में OH नहीं है। वहीं हम तुलना करें यहाँ पर NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, तो इनको हम क्षारक तो कहेंगे सारे, बट इनके पास में OH है ना, तो हर एक के पास में OH है, अतः हम इनको क्षार भी कहेंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि सारे जो क्षार होते हैं वो क्षारक तो होते ही हैं, लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ठीक है ना, क्लियर है,
उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी कि किसको आप क्षार कहेंगे और किसको क्षार नहीं कहेंगे, केवल क्षारक कहेंगे, ठीक है ना। वैसे क्षारक आप सबको बोल सकते हैं, लेकिन क्षार केवल आप उन्हीं को बोलेंगे जिनके पास OH होगा, ठीक है, उन्हें केवल क्षार बोलेंगे, अदरवाइज किसी को क्षार नहीं कहेंगे, बट क्षारक आप सबको कह सकते हैं। तो परिभाषा यहाँ पर नोट हमारा लिखा हुआ है कि क्षारक या जो भस्म होते हैं, देखिए क्षारक को भस्म भी कहा जाता है, ठीक है, भस्म भी आप कह सकते हैं, मतलब उसका वही है बेस। क्षारक या भस्म जो है, मैं कह रहा यदि शुद्धतम अवस्था में कौन होता है, OH माइनस है, और OH माइनस है, उसमें आयन है, उपस्थित है, तो कह रहा ऐसे क्षारक जो होते हैं वो हमारे क्षार भी कहलाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी हम क्षार, जिनको क्षार बोलते हैं, यानी कि जिन पर OH होता है, वो सारे सारे क्षारक हो सकते हैं, पर सभी क्षारक हमारे क्षार नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि हर एक क्षारक के पास में जरूरी नहीं है OH हो। ओके, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करिए इसको, ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अम्लों के सामान्य गुणों के बारे में, और इससे रिलेटेड, अम्लों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं NCERT, उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।